गरीब सास बहू का लकड़ी का घर। बाजार के बीच बैठी हुई गरीब सास बहू चंदा और चंपा बुलंद आवाज से आते जाते लोगों को बुला रही थी। लकड़ी की टोकरी ले लो, सुंदर सुंदर सूप ले लो, फूलों की डलिया ले लो, आ गया है सास बहू के बनाए लकड़ी के सुंदर सुंदर सामान एकदम सस्ते दाम में। अरे बहू, इतनी देर हो गई, आज तो हम गरीब सास बहू का लकड़ी का सामान लेने एक भी ग्राहक नहीं आया। अब तो बोनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी, जमाना जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हम सास बहू के बनाए लकड़ी के सामान की मांग घटना लाजमी है। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है, इस महीने रतन लाल जी को क्या जवाब देंगे। हाँ बहू, इस महीने भी दहलीज पर चढ़कर वह रतन लाल अपने मकान का रौब झाड़ेगा। काश कि हमारे पति इस दुनिया में होते तो हम दोनों सास बहू को इतना दुख नहीं देखना पड़ता। देखते ही देखते सांझ की बेला बीत जाती है, जिसके साथ जाड़े की हवा जोरों पर पहुंच जाती है। ठंड से ठिठुरती हुई गरीब सास बहू आस लगाए देर तक अपनी लकड़ी के सामान बिकने की बाट जोहती हुई हताश होकर घर आती हैं। चंदा की दोनों नन्ही बेटियां गुड़िया और मुनिया भागती हुई आकर उससे लिपट जाती हैं। माँ, आप आ गई? माँ, हमारी जलेबी कहाँ है? सवेरे आपने वादा किया था कि आप शाम को लेकर आओगी। मुनिया बेटी, आज एक आने की भी कमाई नहीं हुई। बिटिया, ऐसे में तेरी बदनसीब माँ जलेबियाँ कहाँ से मोल लाती। ऐसा कहते हुए चंदा की आंखों में आंसू उमड़ाते हैं। तभी मासूम सी मुनिया मन मार कर कहती है, माँ, अच्छा किया जो तुम जलेबियाँ नहीं लेकर आए। वैसे भी टीचर जी कहती है मीठा खाना हानिकारक होता है। इस पर चंदा अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह खाना बनाकर कहती है, माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए। बहू, उस पाव भर चावल में किस किस का पेट भरेगा। एक काम कर, तू मुनिया और गुड़िया को खाना दे दे, हम सास बहू तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर जाएंगे। चंदा अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला देती है और भूख से बिलबिलाती बेचारी गरीब सास बहू पानी पीकर ही पेट भरती हैं। पौ फटने के साथ ही उनके घर का मकानदार रतनलाल दस्तक देता है और जोर शोर से किवाड़ पीटता हुआ कहता है, अरे ओ चंदा, चंपा, कहाँ छिपी बैठी हो दोनों सास बहू, बाहर निकलो। आवाज सुनकर दोनों सास बहू झुंझलाहट के साथ जाकर बाहर आती हैं। रतनलाल जी, आप इस वक्त? अरे तो क्या अब मैं तुम गरीब सास बहू से परमिशन लेकर यहाँ पधारूंगा? पिछले 2 महीने से घर का भाड़ा नहीं भरा है। अरे किराए के बोझ तले दबकर तुम सास बहू को नींद कैसे आती है? बस अब बहुत झेल लिया मैंने। तुम दोनों सास बहू आज के आज कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। सांझ की बेला बीतने तक मुझे मेरा घर खाली चाहिए। अरे रतनलाल जी, थोड़ा तो रहम करो। हम बेसहारा बेवा सास बहू इन जाड़े में अपने नन्हे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो दूसरी डगरी। गरीब सास बहू रोते बिलखते घर से निकल जाती हैं। चलो बच्चों, इस गांव घर में हमारा दाना पानी उठ चला है। मगर माँ, दादी माँ, हम जाएंगे कहाँ? जहाँ ऊपर वाला ले जाए। चंपा और चंदा दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर सर्दी की हवाओं में थरथराती हुई सड़क पर चलते हुए कोसों दूर एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां लाबनून, देवदार, सागौन की लकड़ियों के लिए मशहूर लंबे ऊंचे पेड़ तने खड़े थे। दादी माँ, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी। बहू, अब क्या करें? दोनों बच्ची भूख से मचल रही हैं और हमारे पास इन्हें खिलाने को कुछ नहीं है। तू किस सोच में डूबी है बहू? माँ जी, ईश्वर का खेल तो देखिए। हम सास बहू बरसों से जिन लकड़ियों का साज सामान बनाकर बाजार में बेचती आई हैं, आज हमारे कदम उसी के बीचों बीच खड़े हैं। हमारे पास खाने को ना एक दाना है, न पास में पैसा। अब ये देवदार और लबानोन की लकड़ियां ही हम सास बहू की डूबती डगर का बांध बनेगा। मगर कैसे? माँ जी, जब हम सास बहू लकड़ियों की टोकरी सूप जैसा साज सामान बेच सकते हैं, तो लकड़ियों का घर क्यों नहीं? बहू, लकड़ी का घर बनाना कोई कठपुतली का खेल नहीं। उसे बनाने में समय लगेगा। इस बीच हम और हमारे बच्चे जाड़े से जूझते रहेंगे। नहीं माँ जी, तब तक हम उस घास फूस के टूटे फूटे मड़ई में रहेंगे। और घर छोड़ते समय मैंने बची कुची रोटियां बांध ली थी और हंसिया, खुरपा और
ये इक्के दुक्के बर्तन भी, क्योंकि ये हमारे काम जरूर आएगा। इस पर चंदा वह रोटी अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है और पेड़ से सटकर वह सो जाते हैं। पौ फटने के साथ दोनों सास बहू आंख मलते हुए जाग जाती हैं। बहू, दोनों सास बहू को सवेरे से ही काम शुरू करना होगा। चलिए माँ जी, सबसे पहले हमें बहुतायत मात्रा में लकड़ियाँ काटना होगा। 2 दिन की भूखी प्यासी गरीब सास बहू अपनी भूख को भूलकर लकड़ी का घर बनाने में जुट जाती हैं। चंपा और चंदा लकड़ियां काटने लगती हैं और वहीं चंदा की दोनों बेटियां जंगल के बड़े भूभाग को साफ करने लगती हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी थकी मांदी गरीब सास बहू गहरी सांस भरकर कहती हैं, माँ जी, हमने बिना रुके थके आज ही हमारे लकड़ी के घर की नींव धरनी है। हाँ, चल बहू, होते हैं शुरू। फिर सास बहू दोबारा से फेटा बांधकर जमीन में गड्ढा खोदकर मजबूत और टिकाऊ लकड़ियों की डंडियों से 4 आवरण तैयार कर लेती हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है, हम दोनों बहनों को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे बहू, अब इन्हें क्या खिलाएंगे, क्योंकि अब तो रोटियां भी नहीं बची। चंदा जंगल में तने खड़े लकड़ियों के पेड़ के बीचों बीच खड़े बांस के पेड़ पर जाती है, जिसे देखकर वह कहती है, फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब बचा खुचा काम कल होगा, बस मेरे साथ ईंट ढूंढिए। माँ, ये देखो, मुझे एक ईंट मिला है। माँ, मैंने भी एक ईंट खोजा। ये ले बहू, 2 और ईंट, मगर तू करेगी क्या, बता तो। माँ जी, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। चंदा अपने दिमाग की दावेदारी से ईंटों के आवरण से एक चूल्हा बनाती है और कच्चे कोमल बांस को बारीकी से काट कर अपने गठरी में रखे बर्तन और मसाले को निकालकर बम्बू कड़ी बनाती है, जो कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी, मुनिया, गुड़िया, सभी आ जाइए, खाना तैयार है। अरे बहू, तू बौरा गई है क्या? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस बेस्वाद बांस को खाकर काम चलाना पड़े। माँ जी, एक बार मेरे लिए चक्कर तो देखिए। जैसे ही चंपा बम्बू कड़ी खाती है, वह अपनी बहू की बड़ाई करने लगती है। सचमुच बहू, ये बम्बू कड़ी स्वाद में बड़ी बेमिसाल है। इसके आगे तो बेसन की बनी कड़ी भी फेल हो गई है। हाँ माँ, सचमुच ये कड़ी बेहद स्वादिष्ट है। इसके बाद वह सभी सो जाते हैं और सवेर के सूरज की लालिमा के साथ दोनों सास बहू लकड़ी के घर की छत बनाने के लिए जुट जाती हैं। तभी गुड़िया और मुनिया बोलती हैं, आप दोनों ये घास फूस और लकड़ियों के फट्टे क्यों बना रही हैं? ताकि हमारे लकड़ी के घर की छत बन सके मेरी प्यारी पोतियों। तो फिर हम दोनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगी। अब सास बहू के संग दोनों बच्ची भी उनकी मदद करती हैं और 4 दिनों के चक्र में सास बहू का लकड़ी का घर लगभग आधा तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह लकड़ी के घर का दरवाजा झरोखे भी तैयार करती हैं। सप्ताह भर के बड़े संघर्ष के साथ सास बहू की मेहनत रंग ले आती है। उनका लकड़ी का घर पूरे जंगल में जुगनू के जैसे जगमगा उठता है। देखिए माँ जी, हम गरीब सास बहू ने कितना लुभावना लकड़ी का घर बनाया है। हाँ बहू, लकड़ी का ये घर हमारी मेहनत का फल है। भले ये ईंट पत्थर का नहीं बना, मगर ये हम सास बहू का खुद का बसेरा है। अब कोई भी हम गरीब सास बहू को हमारे इस लकड़ी के घर से नहीं निकालेगा। उस पल दोनों सास बहू की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ रहे थे। आज वह लकड़ी के बने घर में सुख चैन से रह रही हैं। इसके बाद उन्होंने और भी कई लकड़ी के घर बनाए, जिससे जंगल में आने वाले सैलानी वहां ठहरते और बदले में सास बहू को लकड़ी के घर से बेहतर लागत कमाती थी। माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बुढ़िया माँ, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते। हाँ बुढ़िया माँ, मगर मेरी सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है,
ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छोकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा। बीते भर की है नहीं, आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया, जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार है। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर की सांची में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बांस घर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांस घर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह, माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बांस घर है,
तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ, ये बांस घर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी, तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरी जादुई सोने के बांस घर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरी चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बांस घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी की श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं? परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उल्टा ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा, मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन्न एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियाँ लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बांस घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती। एक टेबल पर सास चाउमीन बना रही थी तो बहू मोमोज देकर बेच रही थी, जहाँ लोगों की काफी भीड़ थी। आंटी आंटी, जरा मुझे 2 प्लेट मोमोज दे दीजिए और मसाला डालकर देना आंटी। हाँ आंटी, मुझे 2 प्लेट चाउमीन और 1 प्लेट मोमोज दे दीजिए। हाँ, ये लो बेटा तुम दोनों के मोमोज और 2 चाउमीन तुम्हारी है ना? हाँ आंटी।
माँ जी, मुझे नहीं लगता था कि हम दोनों को ये काम भी करना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, हमारे पति ही ऐसे हैं कि हमें ये काम करना पड़ रहा है। पर चलो, जो भी है अच्छा है। हाँ माँ जी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सास बहू रोड के किनारे चाउमीन और मोमोज बेच रही थी। ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ कुसुम